A very, 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 very good morning. A very, very, very good morning everyone. सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है. गुड मॉर्निंग. चलिए एक बार मुझे बताएंगे क्या मैं लाइव हूँ? लग तो रहा है कि मैं लाइव हूँ. चलिए जी, गुड मॉर्निंग. क्लास स्टार्टेड. हाँ जी समरीन, क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा. किधर हो तुम? आ जाओ क्लास में. ऑल राइट एवरीबडी, आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत ताबड़तोड़ तरीके से स्वागत है. मैडम, आज क्या है? आज है 23 जनवरी और आज की क्लास में आपका बहुत 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 वेलकम. और जो भी बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डेड देखने वाले हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस क्लास को देखेंगे. बट आई होप आप इस क्लास को पूरी की पूरी शिद्दत, पूरी की पूरी पॉजिटिविटी और पूरी की पूरी लर्निंग माइंडसेट के हिसाब से सीखेंगे, तभी मजा आएगा. देख, मूड खराब है क्या तेरा? हाँ, क्या हो रहा है? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तेरा? क्या हो रहा है? यही सब हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा? या फिर हो सकता है मूड अच्छा हो, है ना? जैसा भी मूड है, जब तुम क्लास में आते हो ना, तो मूड को एकदम साइड में लगा दो. क्या? एकदम बैक सीट पे डाल दो मूड को. फ्रंट सीट पे बढ़िया से पॉजिटिविटी के साथ बैठो और मजेदार तरीके से पढ़ो. चलिए, ऑल राइट, ओके जी. चलो जी बच्चों जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. चलिए जी, स्टार्ट करें आज की क्लास को. मैडम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? देखो, तुमने बहुत कुछ कर लिया है रे. एक बात बता, इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर है आपका, बहुत कुछ कर लिया. रुक, कंप्लीशन एंड रिव्यू का ये जो चैप्टर है, इसमें आपने सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़ लिया. ऐसे 560 आपका बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो गया. फिर गोइंग कंसर्न, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, ऐसे 570. मैं सभी बच्चों को बोलूंगी, ये सारे ऐसेज जो है ना, अब इन्होंने एक सेपरेट, पहले पता है क्या होता था, ये जो चैप्टर है ना आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं था. ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में ये सब कुछ हुआ करता था. इतना डिटेल में पहले ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे ऐसेज थे. अब थोड़े से बढ़ा दिए, थोड़े से डिटेल में डाले. मैं सबसे बोलूंगी, इन इन चैप्टर, ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. इसके अंदर ऐसे 570 है जिसपे काफी क्वेश्चन आते हैं. इसमें ऐसे 580 है जिसमें काफी क्वेश्चन आते हैं. और आज जो हम पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन विद TCWG, अब ये आपके सिलेबस में नया है, तो डेफिनेटली इसमें से भी क्वेश्चंस काफी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है. ओल्ड सिलेबस में इस पे कोई ऐसे नहीं था. ओल्ड सिलेबस में इसके ऊपर 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 तरीके से डिस्कशन किया गया था, इसके अंदर डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया था. पर अब आपके नए सिलेबस में इस चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन है. ये पूरा ऐसे अब आ गया है, तो अब बहुत इजी ऐसे, बहुत इजी ऐसे है, तुम लोग को बहुत मजा आएगा पढ़ने में. और एकदम लॉजिकल लॉजिकल ऐसे है, मतलब लॉजिकल लॉजिकल बातें हैं जिनसे आप रिलेट कर पाओ. एक आम जीवन में जैसी बातें होती है, वैसी लॉजिकल बातें तो तुम रिलेट कर पाओगे. कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन को पढ़कर आने का, जो आई होप एंड विश कि तुमने पढ़ाया होगा, राइट? अब ये क्यों पढ़ने के लिए बोला था? ताकि तुम्हें ऐसे 580 और डीपली समझ जाए, ताकि तुम्हें ऐसे 580 का बढ़िया तरीके से रेलेवेंस समझ जाए, कि देखो किस तरीके से ऑडिटर मांगता है मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन, और मैनेजमेंट कैसे देता है, किस तरीके से बनाता है. तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और मैंने तुम्हें कहा था इसको घर से पढ़कर आना. तो आई होप आपने इस होमवर्क को कंप्लीट किया. अब मैं तो ये होप कर सकती हूँ, बाकी मेरे को पता है आधे से ज्यादा जनता तो पढ़कर नहीं आई है, पर क्या किया जाए, तुम्हारा क्या कर सकते हैं. आइए, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG, भैया आ जाइए. ऐसे 260, ऐसे 260, जो कि किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन विद TCWG के ऊपर बात करता है. मैडम ये पहले से मार्क्ड क्यों है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पहले से मार्क की है, ठीक है. चलो, तो तुम्हें क्या लगता है? मैं ऐसी आ जाती हूँ क्लास में. देखो, तुम लोग को आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं, एटलीस्ट मैं मेरे बारे में बात कर सकती हूँ, कि मैं हर क्लास से पहले जो कंटेंट मैं पढ़ाने वाली होती हूँ,
उस कंटेंट को मैं खुद डीपली थॉरली जाती हूँ। क्यों? हालांकि मैं इस सिलेबस को पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास से पहले, चाहे वो ऑडिट की क्लास हो, चाहे वो लॉ की क्लास हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, आई रीड द एंटायर थिंग अगेन। ये मेरा एक रिचुअल है। अभी यहाँ पे तो मार्क्स रह गए, नहीं तो अदरवाइज मैं हटा देती हूँ। जनरली ये सिलेबस मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर बार पढ़ती हूँ, क्योंकि उससे क्या है, क्लास की जो क्वालिटी है ना वो बढ़िया होती है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है। चलिए आइए, ऐसे 260 किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन विद TCWG। किसके बारे में बात करता है? कम्युनिकेशन विद TCWG। मतलब ऑडिटर जो होता है ना बेटा, ये ऑडिटर साहब है, ये ऑडिटर जो कंपनी की TCWG है, TCWG मतलब टॉप लेवल वाले जो लोग हो गए, राइट, जिनका ओवरसीइंग का काम होता है। तुमको कोई TCWG बोलेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में वर्ड आना चाहिए ओवरसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। TCWG का काम क्या है? ओवरसीइंग करना। मतलब TCWG की देख रेख में, TCWG के छत्र छाया में मैनेजमेंट काम करती है। अभी सारी बच्चे ध्यान से सुनना, ऑडिटर और TCWG जो है, ऑडिटर और TCWG, इनका थ्रू आउट द ऑडिट कम्युनिकेशन बराबर मेंटेन्ड रहना चाहिए। ऐसे 260 कहता है देयर शुड बी एडिक्वेट कम्युनिकेशन। किसके बीच में? TCWG, ये क्या है एंटीवायरस, ये बार बार नहीं चाहिए मेरे को। चलो आप तो कहता है ऐसे 260 कहता है देखो कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए ऑडिटर का TCWG के साथ। मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है, जब ऑडिटर ऑडिट को प्लान कर रहा होता है, तो ये ऑडिटर के लिए जरूरी है कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने काम का स्कोप, जो भी है आपके ऑडिटर का, जो भी ऑडिट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ऑडिटर का जो भी काम का स्कोप है, वो ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करे? TCWG को कम्युनिकेट करे। क्यों कम्युनिकेट करने बोला है? ऐसा क्यों कि ऑडिटर जब शुरुआत में आप ऑडिट वगैरह प्लान करते हो तो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने स्कोप के बारे में TCWG को बताना चाहिए। क्यों? ताकि किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ऑडिटर TCWG आपको मिलकर चलना है थ्रू आउट दी ऑडिट। तो शुरुआत में ही ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर कर देता है, शुरुआत में ही ऑडिटर अपने काम का स्कोप TCWG को बता देता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और जब आप TCWG से, ऑडिटर क्यों कम्युनिकेट करता है? क्यों कम्युनिकेट करता है? क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करोगे तो TCWG हो सकता है आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो ऑडिटर के लिए, ऑडिट के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, राइट। और हो सकता है ऑडिटर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो TCWG के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे अब मुझे बताओ TCWG का काम क्या होता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, नाम में ही लिखा है, वो लोग जिनको चार्ज मिला हुआ है कंपनी को गवर्न करने का, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, ये देखना कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से पूरी कर रही है कि नहीं। देखो, दोज चार्ज विद गवर्नेंस का काम है ये देखना कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है कि नहीं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना FRF के हिसाब से, राइट। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो TCWG का काम है ये देखना कि मैनेजमेंट अपना काम ठीक से करती है कि नहीं। TCWG का काम है ओवरसीइंग का, TCWG का काम है ओवरसी करना, ओवरसी करना कि मैनेजमेंट अपना काम ठीक से करती है कि नहीं करती। तो ये काम किसका होता है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस का काम होता है। तो देखो, ऑडिटर भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। दोज चार्ज विद गवर्नेंस भी काफी इंफॉर्मेशन एंटिटी के बारे में ऑडिटर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऑडिटर अपना काम ठीक से कर सके। और ऑडिटर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को समय समय पे कम्युनिकेट करता है ऑडिटर को। जो ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होती है, बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स जो ऑडिटर को मिलती है, ऑडिटर वो भी दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के ऊपर आपका ये जो ऐसे है ये डिस्कशन करता है। ऐसे 260 इसी कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है कि ऑडिटर क्या क्या कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन के क्या फायदे हैं, क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है,
इसी के ऊपर फोकस करता है आपका SA-260। चलिए आइएगा, तो कहते हैं देखो SA-260 जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG, क्यों कम्युनिकेशन ऑडिटर और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। कहता है कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट। कहता है ऑडिटर का कम्युनिकेशन TCWG के साथ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कुछ बातें ऑडिटर बताए और कुछ बातें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी ऑडिटर को बताए, तो एक टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहता है ऑडिटर एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन अंडरस्टैंडिंग मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट। ऑडिट को लेकर जो चीजें होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर जो चीजें होती है, ऑडिट करने को लेकर जो चीजें हैं, कहता है जब आप ऑडिटर और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जब आप एक दूसरे में डिस्कशन करोगे ना, तो आप ऑडिट को लेकर जो चीजें हैं उन्हें आप दोनों ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे और एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप कर पाओगे। देखो जिसके साथ आप काम करते हो उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो कहता है ऑडिटर जब आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और ऑडिटर जब आप कम्युनिकेट करोगे ना, तो आप ऑडिट को लेकर जो काम आप करने आया है ऑडिटर, उसको लेकर जो मैटर्स है उसको बेहतरीन तरीके से आप दोनों ही समझ पाओगे और एक तरीके का एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशन आपस में डेवलप कर पाओगे। मतलब रिलेशनशिप ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर रिलेशनशिप डेवलप कर लेगा तो मतलब ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, मतलब ऑडिटर को तो इंडिपेंडेंटली काम करना है। कहते हैं रिलेशनशिप डेवलप होगा वाइल ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन करेगा। तो पहला तो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि आप एक वर्किंग रिलेशनशिप को डेवलप कर सको, ताकि ऑडिटर एंड TCWG मैटर्स को अंडरस्टैंड कर सके, म्यूचुअली समझ सके ऑडिट को, म्यूचुअली समझ सके ऑडिट रिलेटेड मैटर्स को और एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सके। बात करोगे तो ही तो रिलेशनशिप डेवलप होगा, तुमसे ज्यादा ये कौन जान सकता है ना। दूसरी चीज, ऑडिटर इट इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट विल असिस्ट ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम TCWG इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट। कहता है जब ऑडिटर TCWG से बात करेगा तो ही तो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑडिट को लेकर। हो सकता है आपको ऑडिट को लेकर बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें समझनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बात करोगे तो ही तो आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएगा, किसको लेकर, ऑडिट को लेकर। चलिए ओके कहता है देश दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑडिटर को एंटिटी को समझने में, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझने में, कहाँ कहाँ से ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं वो सब समझने में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हेल्प करता है। तो TCWG इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑडिटर को, जो ऑडिट के लिए, ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कहता है जब आप कम्युनिकेशन करोगे ना तो कम्युनिकेशन से क्या फायदा होगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने अपना काम ठीक से किया कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से प्रिपेयर किए कि नहीं। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है ओवरसीइंग की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने की, उसको ठीक से कर पाएंगे। देयर बाय जो मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रेड्यूस हो पाएगी। मतलब बेसिकली दोनों में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू ऑडिट। तीसरा पॉइंट TCWG को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और TCWG भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के ओवरसीइंग की, मतलब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से बना रही है कि नहीं, यही तो काम है ना दोस्त चार्ज गवर्नेंस का देखने का, तो वो भी अपना काम ठीक से कर पाएंगे और इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की वो भी कम हो पाएगी, क्योंकि अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अच्छे से देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ठीक से काम कर रही है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाती है मिसस्टेटमेंट होने की। इसलिए कहता है टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है, जिसके साथ भी आप काम करते हो उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये सब समझते हैं। अब यहाँ पे बोला है कौन होते हैं TCWG भाई, हु आर TCWG। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो ये बहुत बड़ा डिफाइन किया गया है, तो हम इसमें समझेंगे कि TCWG क्या है। कहता है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस। TCWG कौन है, वो लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। कहते हैं वो लोग जो टॉप लेवल लोग होते हैं, जो ओवरसी करते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या है, मतलब ये लोग वो होते हैं जो गाइड करते हैं ऊपर से कि इस तरीके से काम करो, तो इनकी छत्र छाया में काम होता है। तो कहते हैं TCWG मतलब वो लोग जो ओवरसी करते हैं कि कंपनी का स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है,
एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। मतलब क्या? मतलब एंटिटी ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी के बन रहे हैं कि नहीं, तो इनकी ऑब्लिगेशन है। देखो, दिस इंक्लूड ओवरसीइंग दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये लोग क्या ओवरसी करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट बना रही है, जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, वो ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं। तो टीसीडब्ल्यूजी वो लोग हो गए जो ओवरसी करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी की। एंटिटी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये ओवरसी करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कि ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं कि नहीं, राइट। तो ये हो गए आपके टीसीडब्ल्यूजी। अब इधर आओगे, इधर आना इस पॉइंट पे। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स वेरी बाय एंटिटी। मतलब हर एंटिटी का गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का होता है, रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंसेस सच एज डिफरेंट कल्चर, लीगल बैकग्राउंड्स, साइज एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है सॉरी हर एंटिटी जिस तरीके से गवर्न होती है, मतलब होता है ना गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, टॉप लेवल में ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। कहता है हर एंटिटी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। हर एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस्ड है उनके अपने कल्चर से, उनके अपने ओनरशिप से, उनके अपने साइज से, उनके अपने लीगल बैकग्राउंड से। हर एंटिटी पे अलग अलग तरीके, हर एंटिटी का लीगल बैकग्राउंड अलग है क्या? कुछ एंटिटीज होते हैं, मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी रबर बनाती है, कोई मिरर बनाती है, कोई प्लास्टिक बनाती है, तो उनके ऊपर जो लॉज लगते हैं वो अलग अलग तरीके के लॉज हैं। जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपका डिफरेंट लीगल बैकग्राउंड है। तो कहता है हर एंटिटी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड है किससे? एंटिटी के ओनर्स से, एंटिटी के साइज से, इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, इन्फ्लुएंस्ड बाय लीगल, डिफरेंट लीगल बैकग्राउंड। हर एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इंपॉर्टेंट तो क्या एग्जाम्पल्स है आपके समझने के लिए जो आप समझो। कहता है कुछ एंटिटीज में सम एंटिटीज में सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट दैट इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बोर्ड। कहते कुछ ऐसे एंटिटीज होते हैं जहां पे सुपरवाइज, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब जो, जैसे मैंने तुम्हें कोई चीज बोली कि ये हमें करना है, तो मैं सुपरवाइजरी बोर्ड हूं जो मैं तुमको सुपरवाइज करके चीजें बता रही हूँ, और तुम एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो जो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो कहते हैं कुछ एंटिटीज में सुपरवाइजरी बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग अलग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं। कहते हैं कुछ एंटिटीज में सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिंगल बोर्ड ही करती है। मतलब वही लोग हैं जो सुपरवाइजरी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, वही लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कर रहे हैं। कहते हैं देखो, ये लाइन का जो मतलब है ना, हर एंटिटी का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ एंटिटी में अलग अलग लोग होते हैं सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव एक्शंस करने के लिए, कुछ एंटिटी में सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव एक्शन सारी एक ही बोर्ड कर रही है। कहता है सॉरी, इन सम एंटिटीज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होती है एंटिटी के लीगल स्ट्रक्चर में। कहते हैं कुछ कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? लीगल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स ही होते हैं वो लोग। तो कहते हैं कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, एंटिटी के लीगल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप इन्वॉल्व हो। कहता है कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी के मैनेजमेंट में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो कहते हैं हर एंटिटी अलग अलग है। देखो, हर एंटिटी अलग अलग है। कुछ केसेस में कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजरी बोर्ड अलग अलग होते हैं, कुछ केसेस में सेम होते हैं, कुछ केसेस में टीसीडब्ल्यूजी इंटीग्रल पार्ट होता है किसका? कंपनी के लीगल स्ट्रक्चर का। अब कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में ही इन्वॉल्व होता है, मैनेजिंग एंटिटी को मैनेज करने में इन्वॉल्व है। कहता है इन सम एंटिटीज टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। और कहता है इन अदर्स, हो सकता है कुछ एंटिटी में टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट कॉम्प्राइजेस डिफरेंट पर्सन, और हो सकता है कुछ एंटिटीज में टीसीडब्ल्यूजी अलग हो और जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं मैनेजमेंट अलग हो सकता है कुछ केसेस में टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, कुछ एंटिटीज में नहीं हो, कुछ केसेस में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग हो। तो बेसिकली कहने की बात ये कह रहा है कि एंटिटी के जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स है, जिस तरीके से एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, हर एंटिटी के हिसाब से अलग अलग है। कुछ केसेस में कुछ होता है, कुछ केसेस में कुछ होता है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग एंटिटी में होती है। अब क्या कहता है, इन मोस्ट एंटिटी मतलब जनरली, मोस्टली अगर आप एंटिटी में देखोगे
Governance is the collective responsibility of governing body such as board of directors, supervisory boards, partners, proprietors, committee of management, trustees, equivalent person. कहते हैं देखो मोस्ट एंटिटीज में क्या होता है, जनरली अगर हम देखें ज्यादातर एंटिटीज में क्या होता है, गवर्नेंस जो है एंटिटी को गवर्न करना वो कलेक्टिव एक तरह से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंटिटी को गवर्न करना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्निंग बॉडीज की, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, प्रोप्राइटर्स की, सुपरवाइजरी बोर्ड की, ट्रस्टीज की, उनकी लेवल के लोगों की। जनरली कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गवर्निंग बॉडी की, गवर्न करना, एंटिटी को गवर्न करना कलेक्टिव एक तरह से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्निंग बॉडीज में। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न कर रहे हैं, जैसे ट्रस्टीज गवर्न कर रहे हैं, जैसे प्रोप्राइटर्स गवर्न कर रहे हैं। और कहता है स्मॉलर एंटिटीज में वन पर्सन में बी चार्ज विद गवर्नेंस। अब स्मॉल एंटिटी अगर है तो एक ही ओनर होगा और वही ओनर क्या करता है, गवर्नेंस को देखता है। ओनर मैनेजर मतलब स्मॉलर एंटिटीज में, जैसे जो कहता है जो बड़े बड़े एंटिटीज होते हैं उनमें अलग से गवर्निंग बॉडी होती है जो गवर्न करती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, कमिटीज होते हैं जो गवर्न करते हैं। पर जो स्मॉलर एंटिटीज होते हैं ना, उसमें हो सकता है एक ही ओनर हो, तो वो ओनर ही काम करता है गवर्नेंस का। ओनर में भी चार्ज विद गवर्नेंस। तो कहता है डाइवर्सिटी है, हर एंटिटी सिमिलर नहीं है, हर एंटिटी का सिस्टम अलग अलग है। करेक्ट। अब ये क्या कह रहा है देखो, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में, इन सम केसेस appropriate person with whom to communicate may not be clearly identifiable from the legal framework or other engagement circumstances। तो अब ऑडिटर को किससे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि हर एंटिटी में टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग है। कुछ एंटिटी में तो वो मैनेजिंग कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, कुछ केसेस में वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ केसेस में वो इंटीग्रल पार्ट है लीगल स्ट्रक्चर का, कुछ केसेस में वो लोग अलग है, कुछ केसेस में अलग से गवर्निंग बॉडी है, कुछ केसेस में एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजरी बोर्ड सेम है, कुछ केसेस में अलग है। तो कहता है अब किससे कम्युनिकेट किया जाए, कई बार तो ये एंटिटी के लीगल फ्रेमवर्क या एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस को देख के समझ में ही नहीं आता कि किससे कम्युनिकेट किया जाए। तो कहता है ऐसे केसेस में, इन सच केसेस ऑडिटर में नीड टू डिस्कस एंड अग्री विद द एंगेजिंग पार्टी। ऐसे केसेस में आप क्लाइंट से ही पूछते हो, जिससे आप ऑडिट करने आए हो, आप एंगेजिंग पार्टी को पूछते हो कि कौन है रेलेवेंट पर्सन जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब हु इज दोस चार्ज विद गवर्नेंस। कई बार ऐसे केसेस में आप डिस्कस करते हो किससे, एंगेजिंग पार्टी से, मतलब जिस क्लाइंट को आप ऑडिट करने आए हो आप उसी से पूछते हो कि कौन है रेलेवेंट यहाँ पे, कौन है टीसीडब्ल्यूजी, किससे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि हर एंटिटी में अलग अलग सीन है। तो कहता है ये देख लो, in deciding with whom to communicate, auditor's understanding of entity, governance structure and process is obtained। कहता है ऑडिटर एंटिटी को समझता है, एंटिटी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझता है और डिसाइड करता है कि किससे कम्युनिकेट किया जाए। अब अप्रोप्रिएट पर्सन जिससे कम्युनिकेट करना है, हर एंटिटी टू एंटिटी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली एक्चुअली मैं बोलूंगी कि इन्होंने टीसीडब्ल्यूजी का तुमको कोना कोना समझाया है। तो अब कई बार इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, कौन होते हैं टीसीडब्ल्यूजी, तो तुमको थोड़ा ब्रीफ देना पड़ेगा कि टीसीडब्ल्यूजी कौन है। तो आओ पहले लिखे कि क्या करें, लिख ले क्या, चलो पहले लिखते हैं। आप हेडिंग दीजिएगा ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। पहले लिखते हैं टीसीडब्ल्यूजी ही कौन है, ऐसे टी 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी कौन है, टीसीडब्ल्यूजी, अब मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस नहीं लिखूंगी। हु आर टीसीडब्ल्यूजी, पर्सन्स जिनका काम है ओवरसीइंग का, पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग। ओवरसीइंग वर्ड को लिख के ही आना है, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं चलेगा। तो टीसीडब्ल्यूजी मतलब वो जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसीइंग करने का। किस चीज को ये लोग ओवरसी करते हैं, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी, कि एंटिटी स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है कि नहीं, और दूसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मैनेजमेंट अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो इनका काम है ओवरसीइंग का। ठीक है, दूसरा
गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो होता है, हर कंपनी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटिटी may be influenced by may be influenced by डिफरेंट कल्चर। देखो हर एंटिटी का कल्चर अपने आप में अलग है, मतलब जो लोग उन्हें गवर्न कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट कल्चर, साइज, ओनरशिप स्ट्रक्चर, लीगल बैकग्राउंड। हर कंपनी का सीन, आपकी भाषा में अगर बोलूं, हर कंपनी का सीन अलग अलग है रे, है ना। हर कंपनी का लीगल बैकग्राउंड अलग है, हर कंपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर अलग है, हर कंपनी का कल्चर, हर कंपनी जो ओनर्स है उनके वो अलग है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, लीगल बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड, हर एंटिटी का अलग अलग है। करेक्ट। इन सम एंटिटीज सुपरवाइजरी बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बी डिफरेंट। कुछ केस में हो सकता है जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं और जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो लोग अलग अलग है। इन सम एंटिटी सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव में बी, कैसे लिखेंगे इसे, एक मिनट, मे बी ए सिंगल बोर्ड, यस। Supervisory and executive functions may be performed by a single board. सिंगल बोर्ड ही इस काम कर रही हो। ठीक है। कुछ केसेस में इन सम एंटिटीज TCWG may be an integral part of entities legal structure. In some entities, TCWG may be involved in मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो। भैया हर एंटिटी का सीन अलग अलग है भाई। कुछ केसेस में हो सकता है TCWG मैनेजमेंट एक ही हो, कुछ केसेस में अलग हो, कुछ केसेस में सिंगल बॉडी हो, कुछ केसेस में हो सकता है लीगल स्ट्रक्चर का वो लोग एक इंटीग्रल पार्ट हो। समझ रहे हो? आई होप तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है। ओके। भैया अलग अलग एंटिटी का अलग अलग सीन है, अलग अलग एंटिटी का क्या है, अलग अलग सीन है। तो आप बोलोगे ऐसे केस में किस अप्रोप्रिएट आदमी से कम्युनिकेट करना है, ये क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं हो पाता बाय द एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। इन सच केसेस it may not be appropriately identifiable as to from whom to communicate। तो ऑडिटर किससे बात करेगा, एंगेजमेंट पार्टी से। राइट। कहता है इन सम केसेस इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइबल एज टू whom टू एक मिनट, एज टू फ्रॉम whom टू कम्युनिकेट। ठीक है। तो ऐसे केस में ऑडिटर किससे डिस्कस करेगा, ऑडिटर में डिस्कस इट विद जो आपकी एंगेजमेंट पार्टी है, आप उससे डिस्कस करोगे। मैं डिस्कस इट विद द एंगेजमेंट पार्टी, द रेलेवेंट पर्सन टू विद whom टू कम्युनिकेट इट। तो ऑडिटर में डिस्कस इट विद engagement party to identify the
relevant person from whom to communicate। ठीक है, तो आप कई बार एंगेजमेंट सामने वाले क्लाइंट से ही पूछ लेते हो, भाई इतने लोग हैं अब किससे बात करूं बे। ठीक है, तो ये बात है। तो मैंने आपको अच्छे से इसको लिखवा दिया है, टीसीडब्ल्यूजी क्या है, आपको समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो पहली लाइन है ओवरसीइंग वाली, और ये वाली गवर्नेंस। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी हो सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, पर पूरी बुक तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो मैंने आपको ये 4 लिखवा दिया। आप और भी लिख सकते हो। जनरली गवर्निंग बॉडीज होती है, स्मॉलर एंटिटी में ओनर ही गवर्नेंस करता है, तो ये सब अब कितना लिखेंगे। चलिए, समझ गया क्या? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। और थोड़ा फटाफट लिखना रे, हमको बहुत सारा पूरा ऐसे कंप्लीट करना है आज की क्लास में, तो थोड़ा छीटो छीटो। चलो चलो जी। लिख लिया? डन। इक्विवेलेंट पर्सन मतलब सिमिलर कैटेगरी के लोग, जैसे बोर्ड के लेवल के जो लोग होते हैं, सीएओ सीएफओज, जो इक्विवेलेंट पर्सन हो गए। बेटा ऐसे डाउट मत पूछो रे। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? सिमिलर कैटेगरी के लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिमिलर कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? केएमपीज होते हैं ना, जो की मैनेजेरियल पीपल हो गए, वो इक्विवेलेंट लोग हो गए। बेटा यार टर्न ऑफ हो जाता है यार मुझे ऐसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। चलो एवरीबडी, चलो टीसीडब्ल्यूजी आपको समझा। अब इधर आओ। कहता है ऐसे 260 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेट करने की विद टीसीडब्ल्यूजी इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ऐसे 260 कहता है ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के दौरान आप कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी से। जब आप ऑडिट करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आप टीसीडब्ल्यूजी से क्या करो? कम्युनिकेट करो। ये ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। 4 ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटर के एज पर ऐसे 260। ऑडिटर के क्या 4 ऑब्जेक्टिव्स है? ये 4 ऑब्जेक्टिव्स यहां पे भी लिखे हुए हैं, पर पहले यहां से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर क्लियरली कम्युनिकेट करे टीसीडब्ल्यूजी से। आप क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ऑडिट में जाते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और सामने वाले में ना रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कम्युनिकेट करते हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करते हो कि मैं यहाँ पे और कुछ करने नहीं आया, मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने आया हूं और अपना ओपिनियन देने आया हूं। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 260 क्या है? कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी को क्लियरली कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं एज एन ऑडिटर क्या करने आया हूं। एंड एन ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। और एक ओवरव्यू आप बताते हो कि मैं किस तरीके से काम करने वाला हूं। तो मेरा एक प्लान स्कोप, सारी बातें भी नहीं बता देते आप टीसीडब्ल्यूजी को, सारी बातें भी नहीं बता दोगे। है तो वो जिसकी एंटिटी आप करने आए हो है तो वही लोग ना, तो सारी बातें नहीं बता दोगे ताकि आपकी ऑडिट की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका एक ओवरव्यू देते हो आप कि मेरा प्लान स्कोप टाइमिंग क्या रहेगा, मैं कब तक ऑडिट खत्म करूंगा, मेरा क्या स्कोप में रह के काम करूंगा, तो ये आप बताते हो, तो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप क्यों बातचीत कर रहे हो? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि आप टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सको जो आपके लिए ऑडिट के लिए रेलेवेंट है। बातें क्यों करते हो? ताकि वहां से भी कुछ पता चले, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, ओके। टू प्रोवाइड, और आप टीसीडब्ल्यूजी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करते हो क्या? जो भी तुमने ऑडिट में जो तुम्हारे फाइंडिंग्स होते हैं, सिग्निफिकेंट बड़ी बड़ी चीजें जो तुम्हें पता चलती है, आप वो टीसीडब्ल्यूजी को भी बताते हो। टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट आर सिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन आपको ऑडिट में मिली है, टाइमली मतलब समय समय पे आप टीसीडब्ल्यूजी को जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको ऑडिट में पता चले हैं, वो आप कम्युनिकेट करते हो एंड रेलेवेंट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ताकि वो टीसीडब्ल्यूजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओवरसी करने का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, मतलब देखने का कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से बनाती है कि नहीं।
तो कहता है टीसीडब्ल्यूजी अपना काम ठीक से कर पाए, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो टाइमली बेसिस पे, जो भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट में पता चले हैं आप टीसीडब्ल्यूजी को बताते हो, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है ओवरसीइंग की उसको ठीक से कर पाए। ओके, तो कहता है ये जो ऐसे 260 ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहे ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी में, क्योंकि देखो ये ऑडिटर है और ये टीसीडब्ल्यूजी है। कुछ बातें आप एज एन ऑडिटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे जिससे ये अपना काम ठीक से कर सके, और ये भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपना काम ठीक से कर सको। तो एक टू वे कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए एज पर ऐसे 260, और शुरुआत में ही ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना प्लान, स्कोप, टाइमिंग बता देता है ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे और कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर मैनर में हो। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का एज पर ऐसे 260। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, वो मुझे इंफॉर्मेशन देगा, टू वे कम्युनिकेशन होगी। करेक्ट। और ऑडिटर शुरुआत में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता देता है। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, चलो एक ड्राइंग बना के इसको लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर ऐसे 260, क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ऐसे 260 है ही किस पे? कम्युनिकेशन पे। तो ये ऑडिटर है, इसके ऊपर लिख दो ऑडिटर साहब, और ये क्या है? टीसीडब्ल्यूजी। मान लो मैनेज, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का आदमी टीसीडब्ल्यूजी। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों के कम्युनिकेशन पे ही ऐसे है। तो ऑडिटर अपना क्या बता देता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता दे। देखो, टू कम्युनिकेट क्लियरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन पे ही है ना ये ऐसे, तो टू कम्युनिकेट क्लियर क्लियरली दी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लो, एक्चुअली बेटर वर्ड है। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, अगर काटना नहीं है तो उसको रहने दो, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख सकते हो कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू कम्युनिकेट clearly the responsibility of the auditor in relation to the audit of financial statement and communicate, और आप क्या communicate करते हो? communicate the overview of, एक थोड़ा बहुत झलक बता देते हो, overview of planned, scope, timing of audit। इतना बड़ा लिख दिया मैंने, मैं सोची थी छोटा छोटा लिखूंगी, चलो कोई बात नहीं। तो ऑडिटर कम्युनिकेट क्या करता है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ऑडिट के रिलेशन में, ये ऑडिट लिखा है, कुछ और मत मान लेना, इन रिलेशन टू ऑडिट। ऑडिट के रिलेशन में क्या करने आया है ऑडिटर? कम्युनिकेट करता है। किसको कम्युनिकेट करता है? क्लियरली टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, फिर ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से आपको क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर ऑडिट, रेलेवेंट फॉर ऑडिट। आपको टीसीडब्ल्यूजी से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन लेना ताकि आप ऑडिट अच्छे से कर सको, और जो ऑडिट के लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन कर सको। आप भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो क्या टीसीडब्ल्यूजी को? हाँ, प्रोवाइड करते हो। क्या आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो टीसीडब्ल्यूजी को? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन, टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन। आप अपना ऑब्जर्वेशन टाइमली बेसिस पे किसको बताते हो? इन रिलेशन टू ऑडिट, टू प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट के दौरान जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू हेल्प देम
फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से कर सके। किसकी? ऑफ ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। उनका काम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करने का, तो वो अपना काम ठीक से कर सके। अब ये जो इधर से बात इधर बताएगा, इधर से बात इधर बताएगा, ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन है ये। तो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन को मेंटेन करना ऑडिट में, टू प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन। तो कहता है देखो, टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन में, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, बिटवीन ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? भैया दोनों में अच्छी खासी बातचीत रहे, क्योंकि ऑडिटर को भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑडिट के लिए, और ऑडिटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा है टीसीडब्ल्यूजी को, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके, और ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी। तो ये ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 260। लिख लिया क्या भाई? जल्दी लिखना तुम लोग। लिख लिया सबने? एवरीवन थोड़ा जल्दी। हाँ, ओ नो, मैं कोई चीज लूं और वो गिरे ना, ऐसा कैसे हो सकते हैं? चलिए, लिख लिया? चलो, परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 260। अब ये क्या कह रहा है? देखो, ऑडिटर को, क्योंकि देखो हर एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग अलग है, आपको पता ही है। किसी एंटिटी में तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ मैनेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कुछ केसेस में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ केसेस में वो लोग एक इंटीग्रल पार्ट है लीगल स्ट्रक्चर का, कुछ केसेस में टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग है, कुछ केसेस में सेम है टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। तो कहता है ऑडिटर को अप्रोप्रिएट पर्सन डिटरमाइन करना है कि कौन है, किससे कम्युनिकेट किया जा सकता है, हु इज टीसीडब्ल्यूजी, किससे कम्युनिकेट करें। तो मैंने आपको भी बताया था ना, ऑडिटर कई बार एंगेजमेंट पार्टी से ही डिस्कस कर लेता है कि भाई जब ऑडिटर को कंफ्यूजन है, जब ऑडिटर को लीगल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन कम्युनिकेट विद द एंगेजिंग पार्टी एंड अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई पीपल जो रेलेवेंट है, जिनसे कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, चलिए, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपने बोल दिया ऑडिटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, टीसीडब्ल्यूजी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऑडिटर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? कहता है ना ऑडिटर अपना टाइम टाइम पे ऑब्जर्वेशन बताएगा, किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। तो क्या क्या मैटर्स ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा? फॉलोइंग मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या? और बोला है ना ऑब्जेक्टिव में, बोला है क्या आपने पढ़ा है कि ऑडिटर क्या बताता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आपने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। सबसे पहले तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। जैसे ही ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, सबसे पहले ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को बताता है कि भैया मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन फॉर्म करने की और एक्सप्रेस करने की। किस पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं सिर्फ ओपिनियन देने आया हूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट द्वारा प्रिपेयर्ड है आपकी छत्र छाया में, ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यू जी। मतलब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बता रहा है दैट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने आपकी छत्र छाया में बनाई। एंड मेरे ऑडिट से ऑडिटर ये भी बता देता है कि मैं ये जो ऑडिट कर रहा हूं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इससे मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। मतलब मैं ऑडिट करने आया हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने नहीं आया हूं, मैं तो चेक करने आया हूं। इससे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव नहीं होगी, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और टीसीडब्ल्यूजी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीव नहीं होगी। टीसीडब्ल्यूजी को मैनेजमेंट काम ठीक से कर रही है कि नहीं, वो ओवरसी करना है। तो मेरे काम करने से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। तो ऑडिटर क्या बताता है? ऑडिटर सबसे पहले क्या कम्युनिकेट करता है? ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करता है? ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करता है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्युनिकेट करता है।
फिर ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा? प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। तो कहता है ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि उसका स्कोप क्या है, किस समय पर ऑडिट खत्म करेगा, विच इंक्लूड्स कम्युनिकेशन अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क। और ऑडिटर को जो रिस्क लग रही है, ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ ये सब मैटर्स में से हाई रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, तो ऑडिटर सिग्निफिकेंट रिस्क जो उसने आइडेंटिफाई की है वो भी बताता है किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। मतलब ऑडिटर अपना बताता है कि देखो मेरा जो प्लान्ड है, ओवरव्यू देता है कि मेरा प्लान्ड जो स्कोप है, समय है काम करने का, मतलब मैं किस तरीके से काम करूंगा, कब तक काम मैं खत्म करने की सोच रहा हूँ, और सिग्निफिकेंट रिस्क जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है। मतलब ऑडिटर को लगता है कि भैया ये रिस्क बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब ऑडिटर को लग रहा है यार यहाँ से रिस्क आने, बहुत रिस्क आ रही है, मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क। तो जिस जिस मैटर्स में से सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर आइडेंटिफाई कर रहा है, वो भी ऑडिटर किसको बताता है? टीसीडब्ल्यूजी को। तो मुझे बताओ आप क्या बताते हो टीसीडब्ल्यूजी को? पहली चीज जो आप टीसीडब्ल्यूजी को बताते हो क्या है वो? कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा प्लान्ड स्कोप टाइमिंग क्या है ऑडिट का, वो बताते हो, एक ओवरव्यू देते हो। सारी चीजें नहीं उगल दोगे ताकि ऑडिट की क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सब चीजें नहीं, ऑडिटर रिफाइन करके अपने हिसाब से चीजें बताता है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, ऑडिटर को ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिले हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो ऑडिटर के ऑडिट में, जो ऑडिटर ने फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो ऑडिटर को पता चले हैं, ऑडिटर वो कम्युनिकेट करता है। कहता है ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को उसके सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो ऑडिटर को मिले। जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 में, चलो मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में लेकर जाती हूँ। आपने ऑलरेडी मेरे साथ यहां पे पढ़ा है ये पॉइंट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। देखो ऑडिटर डिस्कस करता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि कंपनी किस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रही है, कंपनी ने किस तरीके के एस्टिमेट्स को बनाया है। मतलब बेसिकली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब एंटिटी किस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रही है, मैनेजमेंट ने किस तरह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह को बनाया है, ये होती है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो कंपनी फॉलो कर रही है। तो ऑडिटर इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता है एज पर एसेट 260। देखो आपने पढ़ा था चैप्टर 8 में, मैंने तुम्हें बोला था एसेट 260 आएगा जब डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। तो कहता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब डिस्कस करना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना मतलब कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड है मैनेजमेंट द्वारा, क्या वो ठीक है कि नहीं, क्या वो रिलायबल है कि नहीं, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो बेसिकली इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना। तो कहता है ऑडिटर क्या करेगा, कहां गया, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? कहता है ऑडिटर, ऑडिटर व्यूज, ऑडिटर के जो व्यूज है अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब ऑडिटर डिस्कस करता है जो ऑडिटर के व्यूज है किस चीज को लेकर, एंटिटी के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। जैसे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स हैं। तो कहता है ऑडिटर, ऑडिटर डिस्कस करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। कहता है ना ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? टीसीडब्ल्यूजी के साथ। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स व्हेन एप्लीकेबल। और अगर ऑडिटर को जरूरी लगता है तो, जिस केस में एप्लीकेबल हो, ऑडिटर एक्सप्लेन भी करेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि व्हाई ऑडिटर कंसिडर, अगर ऑडिटर को लगता है कि एक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस that is acceptable under FRF but not be most appropriate to the particular circumstances of the entity। मतलब अगर ऑडिटर को जरूरी लगता है तो ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा किसको? टीसीडब्ल्यूजी को। क्या एक्सप्लेन करोगे आप? कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट कर रखा है, हो सकता है वो एफआरएफ के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो लेकिन आपकी कंपनी के हिसाब से सूटेबल नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट। तो ऐसा अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई मान लो अकाउंटिंग एस्टीमेट मैनेजमेंट ने बनाया हो, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करके रखी हो जो एक्सेप्टेबल हो, एफआरएफ के हिसाब से तो एक्सेप्टेबल है पर एंटिटी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑडिटर ये सारी बातें कम्युनिकेट करता है किसको? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को। तो ऑडिटर क्या करता है? सिग्निफिकेंट जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, मतलब बेसिकली ऑडिटर जो एंटिटी ने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रखे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो डिस्क्लोजर कर रखे हैं, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर आप डिस्कस करते हो किससे? टीसीडब्ल्यूजी से। और जहां आपको लगता है कि यार ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो आपने अडॉप्ट कर रखे हैं ये एफआरएफ के हिसाब से तो ठीक है लेकिन इट्स नॉट अप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टांसेस ऑफ योर एंटिटी, तो ऑडिटर ये भी बताता है।
ठीक है, ओके। फिर ऑडिटर को अगर कोई डिफिकल्टी हुई है ऑडिट में तो वो भी बताएगा। ऑडिटर को अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हुई ऑडिट के अंदर तो वो भी ऑडिटर बताएगा कि भैया हमें ये काम करने में ये डिफिकल्टी हुई, मतलब मैंने हम ये कर रहे थे, जैसे हमें मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजने से मना कर दिया, हमें एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन भेजना था लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो अगर कोई काम में रोक लगाई गई या कोई डिफिकल्टी आई तो वो भी आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे। unless all those with governance are involved in managing the entity, unless मतलब except, या जब तक अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी मतलब अगर दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंटिटी के मैनेजिंग में अगर इन्वॉल्व है तब तो अलग बात है। अदरवाइज ऑडिटर क्या बताएगा, अदरवाइज अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्या बताओगे टीसीडब्ल्यूजी को, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो आपको ऑडिट में अराइज हुए, जो आपने डिस्कस किए और सब्जेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेट किए किसको, मैनेजमेंट को। मतलब अगर देखो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट का पार्ट है तो बताने का कोई मतलब नहीं है, पर अगर नहीं है तो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हो कि सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके क्या क्या अराइज हुए जो आपने डिस्कस किए, कम्युनिकेट किए मैनेजमेंट को। रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, किस किस चीज पर लिखित रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर टीसीडब्ल्यूजी पार्ट है मैनेजिंग एक्टिविटीज का तब तो उनको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं है, अनलेस अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो आप बताते हो किसको, टीसीडब्ल्यूजी को, कि भैया इन चीजों पे हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट से, ये हमें सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए ऑडिट में और ये हमने डिस्कस किए और ये हमारा कम्युनिकेशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ, इन एक्टिविटी इन चीजों पर इन मैटर्स में ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है। फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिटर का मान लो किसी वजह से ओपिनियन बदल रहा है तो ऑडिटर वो बातें भी बताता है टीसीडब्ल्यूजी को। ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ऑडिटर का फॉर्म और कंटेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म एंड कंटेंट है वो अफेक्ट हो रहा है, मतलब हो सकता है किसी वजह से ऑडिटर का ओपिनियन बदल रहा हो, ऑडिटर कोई दूसरा ओपिनियन दे रहा हो, तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट आर अफेक्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर्म एंड कंटेंट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग ऑडिट, अगर और भी कोई दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर जो ऑडिट में अराइज हुआ जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में रेलेवेंट है तो वो बता देगा किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी का काम है ओवरसीइंग करने का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, तो उसको रिलेटेड अगर कोई ऐसा मैटर है जो ऑडिटर को रेलेवेंट लगता है तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को। तो क्या चीजें आप कम्युनिकेट करते हो, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मुझे बताओ। सबसे पहले ऑडिटर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है, उसको ऑडिट में कोई दिक्कतें हुई है तो वो बताता है। अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो आप टीसीडब्ल्यूजी को बताते हो कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स हमने आइडेंटिफाई किए, ऐसे डिस्कशन डिस्कशन किया, इस तरीके से कम्युनिकेट किया हमने मैनेजमेंट के साथ और हमने इन चीजों पे रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया। उसके बाद अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुए जो ऑडिटर की रिपोर्ट के कंटेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, फॉर्म को इफेक्ट कर रहे हैं, और अगर और भी कोई दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर है जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए तो वो भी कम्युनिकेट कर देता है किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। तो मुझे एक बात बताओ, यहां तक सबको समझा क्या, एवरीबॉडी क्लियर हो जाना चाहिए, मेरे को बताओ कोई डाउट तो नहीं है, मेरे को पानी पीने दो तब तक तुम बोलो, समझ रहा है ना, मतलब लॉजिक वाली चीजें है ना यार। जिस कंपनी की तुम ऑडिट करने गए हो वहां की जो गवर्नेंस जो भी एंटिटी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तुम्हें जो टॉप लेवल जो लोग हो गए जो ओवरसीइंग का जिनका काम है उनसे कम्युनिकेशन बना के तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरे को एक बात बताओ, अगर शादी करनी है तो सामने वाले से कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा तभी तो शादी सक्सेसफुल होगी, मेरे को बताओ हाँ या ना। अब तुम्हें डेट करना है तो पहले तुम एक चीज पे अग्री तो होने पड़े, तुम बताना तो पड़े मेरी एक्सपेक्टेशन ये है तेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, नहीं तो झगड़े ही होंगे। सही बोल रही हो कि नहीं, मेरे को बताओ। शादी छोड़ो, तुम मेरे को बता दो, तुम मेरे को बता दो, तुमको किसी को डेट भी करना है अगर, तो मुझे बताओ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, सामने वाली की क्या होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, तभी तो चलेगी गाड़ी, नहीं तो नहीं चलने वाली। बिल्कुल सही रूबल है, ऐसे तो तू मैसेज करता नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये देख रही थी, ये मेरा टेस्ट था तुम्हारे लिए है। फंस गया तू रूबल, फंस गया। गड़बड़ है, फालतू में हाँ बोल दिया यार, तुम ही तो कह रही थी हाँ बोलने के लिए। चलो
ठीक है, चलो अब इसको लिखते हैं, 2 मिनट रुको, ब्रेक दे रही हूँ, अभी पानी पीने दो मेरे को। एग्जाम्पल कहता, अच्छा सृष्टि कह रही है मैडम रिलेटेबल एग्जाम्पल दो यार, हम तो सीए के बच्चे हैं, काय का डेटिंग पेटिंग। अच्छा, बहुत सीधे बनते हो तुम, जितने चतुर हो ना उतना कोई नहीं है, सब पता है मेरे को। तुम सीए के बच्चे हो, बहुत चतुर हो, मेरे को पता है। एक्टिवली कंसील कैसे किया जाता है तुम्हें सब पता है, मतलब चीजें छुपाई कैसे जाती है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। अरे मैडम रुको मैडम, ईयरफोन पहन लेते हैं, पेरेंट्स बाजू में ही खड़े होंगे। हाँ तो तुम्हारी चोरी के बारे में पकड़ा जाएगा, और क्या होगा। चलो लिखें क्या, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, चल बेटा लिख। चलो, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, जरा हाथ जल्दी चला लेना तुम लोग हैं। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करता है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करता है। ए पॉइंट क्या है, ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शॉर्ट में लिख रही हूं, टू फॉर्म ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। कौन बनाता है, मैनेजमेंट, with the oversight of TCWG। ठीक है, तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करता है, अब मैं सारा ऐसा मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट करते हो, प्लान्ड स्कोप, टाइमिंग ऑफ, ऐसे लिख दो चलो, टू COMM, मतलब टू कम्युनिकेट प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एंड ऑल्सो एरियाज विद सिग्निफिकेंट रिस्क, ये भी कम्युनिकेट कर देते हो, किस एरिया से सिग्निफिकेंट रिस्क आ रही है, एरियाज विद सिग्निफिकेंट रिस्क, ये भी आप कम्युनिकेट कर देते हो। सी क्या है, आप सिग्निफिकेंट मैटर्स को कम्युनिकेट करते हो। SIG मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट, ठीक है समझ जाना, सिग्निफिकेंट मैटर्स को कम्युनिकेट करते हो। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, तुम्हारे पास स्पेस हो तो लिख लेना। आप क्या सिग्निफिकेंट मैटर को कम्युनिकेट करते हो, पहला आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो, मैनेज मतलब TCWG के साथ आप डिस्कस करते हो, डिस्कस दी क्वालिटेटिव, qualitative aspect of entities accounting practices। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, और क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आप डिस्कस करते हो। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि अगर मतलब ऑडिटर को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज अप्रोप्रिएट एज पर FRF बट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एंटिटी इन दिस सर्कमस्टांस, तो वो भी आप बताते हो, यार तुमने ठीक यूज किया बट अप्रोप्रिएट नहीं है आपके एंटिटी के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्रोप्रिएट नहीं है इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज करना, तो वो भी डिस्कस करते हो। अब इतना सब तो नहीं लिख सकते ना, ये हो गया वन पॉइंट। दूसरा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, अगर आपको ऑडिट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग ऑडिट, अगर तुमको लगता है कि भैया ये क्या है, तुम्हारी मैनेजमेंट ने हमको बहुत तकलीफ दिया है,
तो ये भी बता देते हो। अनलेस अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, अनलेस TCWG is involved in managing, आप क्या कम्युनिकेट करते हो? सिग्निफिकेंट मैनेजिंग द एंटिटी, significant matters that arose during audit and discussed with management. कौन से significant matter arise हुए थे ऑडिट में एंड आपने डिस्कस किया किसके साथ? डिस्कस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विद मैनेजमेंट। और दूसरा आप रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। रिटन रिप्रेजेंटेशन WR लिख देना, मैंने लिख दिया, चलो। रिटन रिप्रेजेंटेशन, किन किन चीजों पे ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए हमने पहले ऐसे 580 पढ़ा, नहीं तो तुम समझते नहीं कि रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एंड एनी अदर मैटर which as per auditor's judgment is any other significant matter कर दो, any other significant matter which as per auditor's judgment is relevant for the financial, for overseeing the financial reporting process, overseeing the financial रिपोर्टिंग प्रोसेस। ये लिखने से ना, मैं तुमको एक और चीज बोल रही हूँ, लिखने से 2 फायदे हैं, 3 फायदे हैं बल्कि लिखने से। पहला फायदा आपको लिखने से क्या होगा, आप अगर चीजें लिखोगे ना तो पहला फायदा आपको होगा कि नोट्स बन जाएंगे, वो तो ऑब्वियस बात है। सेकेंडली, इन नोट्स से फटाफट मतलब फटाफट रीड कर सकते हो। जब खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं ना तो रिविजन्स बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। और तीसरा फायदा जो आपको मिलेगा, एक तरीके से आप आंसर राइटिंग भी समझते हो कि आंसर क्यों कैसे लिखकर आना है एग्जाम में। देखो, मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीज लिखवाती हूँ, हर चैप्टर की सारी चीजें आप मेरे साथ लिखते हो, तो उससे फायदा क्या होता है, आप ये सीख जाते हो कि लिखना कैसे है, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी कीवर्ड यूज करके लिखना कैसे है। अब जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं, सिग्निफिकेंट, जजमेंट, ओवरसीइंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये सब कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स कोई अलग तरह के वर्ड्स थोड़ी हैं, मतलब ऐसा जिससे आपका आंसर थोड़ा सा फॉर्मल लगने लग जाए। तो अगर आप ये वर्ड यूज करते हो, अब सिग्निफिकेंट की जगह और क्या यूज करोगे, यही कीवर्ड है यहाँ पे। और जजमेंट, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से जो ऑडिटर को रेलेवेंट लगता है कि यार TCWG जब ओवरसी करते हैं, मतलब TCWG देख रहे हैं मैनेजमेंट अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए जो मैटर आपको रेलेवेंट लगते हैं ऑडिटर के जजमेंट के, तो ये सब क्या है, कीवर्ड्स है। चलो, लिख लिया होगा आई होप तुमने। तो ये चीजें आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। आई होप तुमको बढ़िया तरीके से समझ गया है। एवरीबॉडी समझा कि नको? अब चलो फटाफट, थोड़ा और जल्दी जल्दी करना होगा हमको। एवरीबॉडी लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओए, आओ आओ आगे बढ़े। चलो, अभी क्या कह रहा है, थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं क्या? चलो, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। अब लिस्टेड एंटिटीज के केस में क्या है, कहता है स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहा है। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG। कहता है लिस्टेड एंटिटी के केस में स्पेसिफिकली ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा TCWG को। क्या? आप एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट करोगे लिस्टेड एंटिटी के केस में, आप एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट करोगे कि जो आपकी टीम है, एंगेजमेंट टीम, या जो भी अदर लोग हैं आपकी फर्म में, या जो आपकी फर्म है, या जो भी आपकी नेटवर्क फर्म्स हैं, उन्होंने एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस को ऑडिट में मेंटेन किया है। मतलब लिस्टेड एंटिटी के केस में ऑडिटर एक स्टेटमेंट देता है कि यार मेरी पूरी टीम, मेरी फर्म, इनफैक्ट मेरी नेटवर्क फर्म्स ने भी ऑडिट के दौरान एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। जैसे इंडिपेंडेंस को हमने, जब हम ऑडिट कर रहे थे, आप मतलब
स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज आप कम्युनिकेट करते हो टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई तुम्हारे ये कंपनी की ऑडिट में ना हम सब इंडिपेंडेंट रहे हैं, हमने इंडिपेंडेंट रह के काम किया है, तो आप ये बताते हो। फिर दूसरी चीज आप क्या बताते हो, all relationship and matters between the firm, network firms, entity that in auditor professional judgment may reasonably be thought to bear on independence। मतलब अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप था, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस पे, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट पड़ा हो, तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। अब आपने ये पढ़े नहीं है, अलग अलग तरह के, जैसे फेमिलैरिटी, अलग अलग थ्रेट होते हैं ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे, बहुत तरह के थ्रेट होते हैं जो आप लास्ट चैप्टर आपका है उसमें पढ़ोगे। ऑडिटर का जो इंडिपेंडेंट, ऑडिटर को काम कैसे करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली करना है। पर कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हैम्पर होता है। तो ऑडिटर को बताना जरूरी है टीसीडब्ल्यूजी को कि ऐसे कोई रिलेशनशिप या मैटर्स, फर्म एंड एंटिटी के बीच में अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है, कोई ऐसा मैटर है जिसकी वजह से इफेक्ट आ रहा हो ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। आप ये भी बताते हो टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, नेटवर्क फर्म टू द एंटिटी। मतलब ऑडिटर ने कितनी टोटल फीस चार्ज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट को लेकर, या हो सकता है ऑडिट के साथ साथ आपने कोई नॉन ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड की हो, तो आपने क्या टोटल सर्विसेज, टोटल फीस आपने क्या चार्ज की है वो भी आप बताते हो। This fees shall be allocated to categorize that are appropriate to assist TCWG in assessing the effect of service on the independence of the auditor। कहता है ऑडिटर ने जो भी फीस चार्ज की ऑडिट के लिए या नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए, जो भी फीस ऑडिटर ने चार्ज की है वो भी आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हो, और इस फीस को अच्छे से कैटेगराइज कर लेते हो कि मैंने ऑडिट के लिए कितना चार्ज किया, नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए कितना चार्ज किया, ताकि टीसीडब्ल्यूजी को पता रहे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली, मतलब जितना तुमने फीस चार्ज की है उस हिसाब से कहीं तुम इंडिपेंडेंट हो नहीं हो, मतलब तुम्हारे इंडिपेंडेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, वो आप कम्युनिकेट कर सको। एंड अगर मान लो इन केस अगर आपके इंडिपेंडेंस पे किसी तरह का कोई थ्रेट आ रहा था, मतलब किसी भी तरीके का कोई अगर थ्रेट आ रहा था, तो आपने क्या सेफगार्ड्स अप्लाई किए ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे। अगर कोई थ्रेट आ रहा था तो सेफगार्ड्स दैट वर अप्लाइड बाय द ऑडिटर इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए। तो मतलब आप इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ऑडिटर लिस्टेड एंटिटीज के केस में कम्युनिकेट करता है कि भाई मैंने तो इंडिपेंडेंटली काम किया। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करता है, लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर बताता है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट था कि नहीं। तो इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को दैट द ऑडिटर and others in the firm, या the firm complied with the ethical requirement including independence। मतलब ऑडिटर ने इंडिपेंडेंटली रह के, इंक्लूडिंग नहीं, रिगार्डिंग सही रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो उसको यही कम्युनिकेट करनी है कि वो इंडिपेंडेंट था, तो उसने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया। कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। मतलब आप बताते हो कि आप, आपकी फर्म के जो लोग हैं, जो भी ऑडिट में एसोसिएटेड लोग हैं, वो सारे इंडिपेंडेंस थे। आप ये भी बताते हो अगर आपके इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आ रहा है, कोई ऐसा रिलेशनशिप कोई भी ऐसा कोई रिलेशनशिप है, एंड अदर मैटर्स बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी, ऑडिटर या एंटिटी के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसा मैटर है इम्पैक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, जिसकी वजह से ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट आ रहा हो, इम्पैक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, आपको ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड आपने क्या सेफगार्ड्स लगाए, सेफगार्ड्स अप्लाइड टू एलिमिनेट द थ्रेट। इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या सेफगार्ड्स लगाए, टू एलिमिनेट द थ्रेट। मतलब ए पॉइंट, ऑडिटर बताता है कि उसने काम इंडिपेंडेंटली किया। अगर किसी रिलेशनशिप या किसी भी मैटर की वजह से ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे किसी तरह का इंपैक्ट पड़ा,
तो वो भी बताता है ऑडिटर। और ऑडिटर ये भी बताता है कि अब ये जो थ्रेट ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे पड़ा, उस आपने क्या सेफगार्ड्स लगाए ताकि इस थ्रेट को आप एलिमिनेट कर सको, टू एलिमिनेट दी थ्रेट ऑन इंडिपेंडेंस। अभी आप हो सकता है इस बात को और गहराइयों में ना समझो, लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे किस तरीके के थ्रेट आते हैं और ऑडिटर उन्हें कैसे सेफगार्ड करता है, ये आएगा डिटेल में। 5 तरीके के थ्रेट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलैरिटी थ्रेट, ये सब थ्रेट्स आएंगे, तो हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। ओके, तो अभी नहीं बताऊंगी, आएगा। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में स्पेसिफिकली ऑडिटर बताता है कि भाई मैंने तो इंडिपेंडेंटली काम किया, किस रिलेशनशिप या कोई भी मैटर की वजह से अगर मेरे इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आया तो, और मैंने इस थ्रेट को कैसे एलिमिनेट किया, ऑडिटर बताता है। ऑडिटर ये भी बताता है मैंने टोटल फीस कितनी चार्ज की। आप टीसीडब्ल्यूजी को बताते हो कि भैया हमने इतनी फीस चार्ज की है, ऑडिट के लिए नॉन ऑडिट सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की है उसके लिए हमने इतना पैसा चार्ज किया है, ताकि टीसीडब्ल्यूजी अच्छे से जज कर सके कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट था, मतलब पैसा चार्ज किया मतलब इंडिपेंडेंट ही था ना। चलो चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तो और कुछ नहीं बचा है बेटा, कुछ भी नहीं है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडिटर कम्युनिकेट करता रहता है टीसीडब्ल्यूजी को कि क्या फॉर्म था, किस मतलब बेसिकली इंटरवल्स में ऑडिटर कम्युनिकेट करता रहता है टीसीडब्ल्यूजी को। द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। ऑडिटर को जो भी बड़े बड़े फाइंडिंग्स मिले ऑडिट से, ऑडिटर कम्युनिकेट करता रहता है। कैसे? राइटिंग में कम्युनिकेट करता है। कहता है देखो ऑडिटर राइटिंग में कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी को। ओरल कम्युनिकेशन एडिक्वेट नहीं है। देखो कभी कभी कुछ चीजों को ओरली कम्युनिकेट करना ठीक रहता है, बट कहता है कुछ चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ऑडिटर उसे लिखित में, राइटिंग में कम्युनिकेट करता है। राइटिंग कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। कहता है सारी चीजें जरूरी नहीं है लिखित में देना, जो चीज आप ओरली बोल सकते हो वो ओरली बोलते हो, पर जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं उनको आप लिखित में देते हो। Auditor shall communicate in writing with TCWG regarding auditor's independence in case of listed entity। जैसे जब आप listed entities की audit करते हो, वो entities जिनके securities listed है stock exchange पे, अगर आप listed entities की audit करते हो तो आप writing में communicate करते हो कि मैं throughout the audit independent था, मेरे इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आया क्या, और आया तो मैंने क्या सेफगार्ड लगाया। तो ये सारी चीजें राइटिंग में कम्युनिकेट करते हो। कहता है कुछ चीजें आप राइटिंग, कुछ चीजें ओरली कम्युनिकेट करते हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आप राइटिंग में कम्युनिकेट करते हो। जैसे लिस्टेड एंटिटीज के केस में आप इंडिपेंडेंट थे, वो आप लिखित में कम्युनिकेट करते हो। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, ऑडिटर टाइमली बेसिस पर ये सारी चीजें किसको कम्युनिकेट करता है, टीसीडब्ल्यू मतलब थ्रू आउट दी ऑडिट। जैसे ऑडिट जब स्टार्ट करते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हो, थ्रू आउट दी ऑडिट आप अपना प्लान, स्कोप वगैरह बताते हो, फिर ड्यूरिंग दी ऑडिट अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स पता चलते हैं तो वो बताते हो। लास्ट में जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे होते हो तो आप कम्युनिकेट करते हो कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म है, कंटेंट है, वो क्यों इंपैक्ट हो रहा है, आपने अगर अपना ओपिनियन बदला है तो क्यों बदला है। ये सारी बातें थ्रू आउट दी ऑडिट टाइमली बेसिस पे आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हो। एडिक्वेसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कहता है ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether two-way communication between auditor and TCWG has been adequate। मतलब ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट, एट द एंड ऑफ द ऑडिट इवैल्यूएट करता है कि जो भी कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में हुआ, क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, क्या ठीक से कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं। इफ नॉट, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट। अगर मान लो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, मान लो ऑडिटर मैनेजमेंट ने ऑडिटर को अलाउ ही नहीं किया टीसीडब्ल्यूजी से बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करने, मान लो इन केस, तो कहता है अगर ऑडिटर इवैल्यूएट नहीं कर पाया तो ऑडिटर उसका इफेक्ट इवैल्यूएट करेगा ऑन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो कहता है अगर ऑडिटर सारी बातें ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो ऑडिटर देखेगा कि कोई रिस्क है क्या मिसस्टेटमेंट होने की, और क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्यों टीसीडब्ल्यूजी से ऑडिटर सारी बातें टू वे ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो ऑडिटर सबूत वगैरह इकट्ठे करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह लेगा, हो सकता है जो भी एक्शन ऑडिटर लेगा। When matters required as per SF 260 to be communicated are communicated orally। अब जैसे यहाँ पे बोला ना, सारी चीजें, सारे मैटर्स आप राइटिंग में कम्युनिकेट नहीं करते, हो सकता है बहुत सारी जो उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो ओरली भी आप कम्युनिकेट कर दो। कहता है अगर ऑडिटर कुछ बातें ओरली कम्युनिकेट कर रहा है तो ऑडिटर उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखेगा कि आपने कब किसको कम्युनिकेट किया था ओरली, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप रखते हो।
हो सकता है आपने ओरली कम्युनिकेट किया हो, पर ऑडिटर आप अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखो कि आपने किसको कब क्या चीज ओरली कम्युनिकेट की थी। व्हेन मैटर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, ऑडिटर एक कॉपी अपने पास भी रखता है। मान लो आपने लिखित में कोई चीज कम्युनिकेट की है तो उसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखोगे। ओरली कुछ कम्युनिकेट किया है तो आप अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखो कि आपने क्या किसको कब क्या चीज कम्युनिकेट की। सारे बच्चे, यही था आपका ऐसे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली हमने कवर कर दिया। आई होप आपको तगड़ा अंडरस्टैंडिंग इसमें मिल गया। क्या पढ़ा आपने इसमें? आपने इसमें पढ़ा, मैंने ये वाला पहला वाला पॉइंट नहीं लिखवाया है पर लिख लेना तुम लोग। सिंपल सा है, टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ऑडिटर कुछ इंफॉर्मेशन देता है, टीसीडब्ल्यूजी, ये तो दो तो ऑब्जेक्टिव में ही कवर्ड है, और पहला ताकि मैटर्स को अंडरस्टैंड कर सको, एक रिलेशनशिप बन सके। ये वाला पॉइंट तुम लिख लेना, बहुत सिंपल है। बाकी टीसीडब्ल्यूजी क्या है वो पढ़ लिया तुमने, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तुमने पढ़ लिया, वो उसको कुछ देगा, ये इसको कुछ देगा, टू वे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। और ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करता है, प्लान, स्कोप, टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। लिस्टेड एंटिटी में ऑडिटर बताता है कि भैया मैं इंडिपेंडेंट था, अगर मेरे इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आया तो, और मैंने कैसे सेफगार्ड लगाए। और कहता है कुछ कम्युनिकेशन राइटिंग में होती है, कुछ ओरल होती है। तो राइटिंग वाली जो सिग्निफिकेंट होती है वो राइटिंग में आप कम्युनिकेट करते हो। और फिर कहता है अगर ओरली भी कम्युनिकेट किया है तो भी आप अपने पास उसका डॉक्यूमेंटेशन रखो। रिटन में अगर कम्युनिकेट किया है तो उसका एक कॉपी आप अपने पास रखो। तो ये था आपका ऐसे 260। तो आज की क्लास आपकी थोड़ी 15 मिनट पहले ही छूट गई, क्योंकि आपने पूरा ऐसे आज की क्लास में कर लिया। तो आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसेस को कर लिया, ऐसे 560, 570, 580, 260। अब बचा कुछ नहीं है इस चैप्टर का। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना ये वाला ऐसे, ऐसे 265, जो कि जनरली हम इसी ऐसे के साथ ही पढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अब ये वाला जो ऐसे है, ऐसे 265 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ लगती है तो क्यों जरूरी है वो कम्युनिकेट करना, वाई कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इंपॉर्टेंट। छोटा सा ऐसे है, कल ही की क्लास में खत्म हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बीच में एक पार्ट हमने छोड़ा है, उस पार्ट को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो बेसिकली आज और कल का दिन लगेगा और ये चैप्टर खत्म, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो भी करवा रही हूँ। एक एक दिन एक एक ऐसे करते हैं हम। तो आई होप आपको समझ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में ये 265 कर लेंगे, फिर 24th तक, 25th को ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा रिस्क का चैप्टर। रिस्क का हो सकता है, या फिर हो सकता है मैं आपका लास्ट चैप्टर भी पहले ले लूँ, ताकि आप थ्रेट व्रेट समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी थ्रेट के बारे में डिस्कशन हुआ है और आपने भी वो चैप्टर किया नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपका, या तो हम ये करेंगे या फिर ये स्टार्ट करेंगे। मेरा मन है कि हम पहले रिस्क स्टार्ट करें, हो सकता है इन दोनों में से कुछ डिसाइड कर लेंगे, ये कि ये। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ऑडिट ऑफ बैंक। ओके, ओके, चलिए, ऑल राइट। फिर तो आपके ज्यादा चैप्टर बचेंगे ही नहीं, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो इस महीने में, इस मंथ में हम एक और चैप्टर खत्म कर देंगे, दैट इधर एथिक्स वाला या इधर ये वाला। उसके बाद हम ये एक 4 चैप्टर जो अपने बाकी है वो नेक्स्ट मंथ में कवर हो जाएंगे। ओके जी एवरीबॉडी, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। चैप्टर 3 देखेंगे, चलो देख लेंगे। ऑल राइट एवरीबॉडी, today's class comes to an end here. I hope that you've understood essay properly. See you in the tomorrow's class with a new standard essay 265. Until then, you keep revising. This chapter is very easy, very scoring chapter. Good amount of questions are going to be asked from this chapter, and it is super simple and you have super notes with you. तो इसको रिवाइज करते रहो एंड मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय, सी यू।